नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से लड़ाई के इस दौर में कोरोना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं और इसके उपचार और संक्रमण को लेकर तमाम फेक दावे भी किए जा रहे हैं। इस वायरस के डर से लोग बिना सच्चाई जाने ही इन दावों पर विश्वास कर फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं। दरअसल इस समस्या के पीछे हमारे देश में फैक्ट चेकिंग का कोई ठोस सिस्टम न होना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह वायरल होती रहती है, लेकिन कोरोना काल में अफवाहों का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म रहा। जहां सरकार कोरोना वायरस से बचने के उपायों की जानकारी देती रही, तो वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना के इलाज को लेकर झूठे दावे जमकर वायरल हो रहे थे। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। काली मिर्च खाओ, शहद का इस्तेमाल करो, गोबर लगाओ, गोमूत्र पियो और न जाने क्या क्या दावे किए गए कोरोना के इलाज के लिए। देश में जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैला, उतने ही ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोरोना के इलाज के भ्रामक दावों की भरमार रही। ऐसे दावे हिंदी भाषा में ज्यादा हैं, क्योंकि इन कंपनियों के पास हिंदी भाषा से जुड़ी फैक्ट चेकिंग का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। ये खुलासा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से मई के बीच 150 ऐसी पोस्ट सामने आई जिनमें कोरोना से इलाज के देशी तरीके बताए गए थे। बड़ी बात यह है कि इन्हें 10 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे। इन पर निगरानी का आलम यह है कि जून तक ऐसी 150 में से बमुश्किल 10 पोस्ट को या तो हटाया गया या झूठी जानकारी देने का लेबल लगाया गया। इसी तरह ट्विटर पर भी एक हफ्ते में 60 से अधिक दावे सामने आए, जिन्हें 35 लाख लोगों ने फॉलो किया। जाहिर है कि कोरोना काल में लोग मानसिक तनाव से गुजरे हैं। इस दौरान उन्हें महामारी से बचने के लिए जो उपाय ठीक लगे, लोगों ने उसे फॉलो किया। ऐसे में भ्रामक दावों की सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की गई। वहीं फैक्ट चेक करने वाली एक साइट के मुताबिक फेसबुक और अन्य कंपनियों को गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, लेकिन मुनाफाखोरी के कारण ऐसा नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका में विज्ञापन कीमतों में अंतर है। यहाँ उतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए कंपनी स्टाफ में निवेश करने में रुचि नहीं रखती और पोस्ट फिल्टर नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, मनोचिकित्सक जुड़ गए हैं, तो वहीं मोनाली गुहा, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। मोनाली गुहा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर एक साइबर एक्सपर्ट की नज़रों से देखा जाए तो कोरोना काल में सोशल मीडिया ने एक वाइटल रोल प्ले किया है। हम सभी जानते हैं कि एक वाइटल रोल प्ले किया सोशल मीडिया ने हर तरह से कोरोना काल में, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू ये भी कहता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से तेज़ी से जो फेक पोस्ट वायरल होते हैं, कहीं ना कहीं लोग उससे भी प्रभावित हुए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस बात से कितना सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया लोगों की मदद करने के तौर पर सामने आया, कई लोगों की इससे मदद भी हुई कि लोगों ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट शेयर किए, एक दूसरे की समय पर मदद की है, एक दूसरे तक समय तक जानकारी पहुंचाई है। लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी देखने के लिए मिला कि लोगों को एक तो गलत जानकारियां मिली, कई बार भ्रामक जानकारियां, फेक न्यूज। इसके अलावा इन्हीं कुछ ऐसे पोस्ट के कारण इनके साथ साइबर ठगी भी हुई है, जिसमें कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर पैसे ले लिए गए, कभी रेमडेसिविर या कई अन्य दवाओं के नाम पर। तो जहां तक इसका एक सदुपयोग देखा गया है, वहीं उससे कहीं ज्यादा अगर कहा जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आम लोगों के ऊपर जरूर देखने के लिए मिला है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ फेक न्यूज प्लस साइबर अपराधियों का देखने को मिला। बिल्कुल मोनाली जी, एक तरह से कहा जाए कि सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस कोरोना काल में, लेकिन कहीं ना कहीं जो फेक पोस्ट थी, फेक न्यूज़ थी, उसका शिकार लोग बने और एक तरह से कहा जाए लोगों के लिए ये गलत भी साबित हुआ। डॉक्टर सत्यकांत, आपके पास आना चाहूँगी। जब लोग इस तरह की पोस्ट को पढ़ते हैं जिसमें दावे किए जाते हैं और लोग उस बात को सच मान लेते हैं, क्योंकि शायद डर लोगों के मन में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना को लेकर कि उससे जुड़ी कोई भी जानकारी जब मोबाइल्स पर आती थी तो लोग उस पर विश्वास करना ज़्यादा, मतलब जल्द से जल्द विश्वास कर लेते थे उन बातों पर। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई थी, ये बात सच है।
डॉक्टर सत्यकांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी विज्ञान कमज़ोर समझ में आता है, किसी चीज़ का प्रामाणिक इलाज नहीं होता है, इनिशियल फेज़ में था कोरोना, उसकी वजह से वहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा घर करता है। अगर हम इस्टेब्लिश्ड बीमारियों की बात करें, जो दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डायबिटीज़ है या डिप्रेशन है, जो भी इस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट हैं, अगर वो हैं तो वहाँ पर अफवाहों का जो जोर है, अफवाहों का जो असर है, वो मनोविज्ञान पर बहुत कम पड़ेगा, बल्कि ना के बराबर पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी बीमारियां जिनके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है, वहाँ पर अफवाह तंत्र काफ़ी तेज़ी से काम करता है, लोगों के पास कुछ नहीं होता, और जागरूकता अभियान जिस तरीके से चलाया जाना चाहिए वो अगर कमज़ोर हो जाता है, लोगों के पास पता नहीं होता, और व्हाट्सएप में या जो भी सोशल मीडिया तंत्र काम करते हैं वो हिट्स और लाइक्स के लिए काम करते हैं, तो वो उस हिसाब से रचा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पढ़ें और शेयरिंग बढ़े, और उससे अंधविश्वास पनपता चला जाता है। तो इसके कोर में सोशल मीडिया का तो प्रभाव है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी बात है वो जागरूकता का अभाव है, इसलिए वहाँ पर काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, एक तरह से कहा जाए कि जागरूकता एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी को लेकर, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर की भावना ज़्यादा थी और इसके चलते इस तरह की फेक न्यूज़ पर लोगों ने विश्वास किया। मोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम साइबर एक तरह से कहा जाए साइबर सिक्योरिटी की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम कमज़ोर ज़रूर है, क्योंकि एक रिपोर्ट में भी ये बात कही गई, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट थी, उसमें ये बात कही गई थी कि ज़्यादातर फेक पोस्ट हिंदी में लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इन पोस्ट को फिल्टर कर सके या इनके रिसर्च पर जा सके। कहीं ना कहीं एक वीक सिस्टम यहाँ पर हमारा नज़र आता है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? इस बात से मैं कहीं न कहीं सहमति ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया की हैं, यानी कि विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल हम यहाँ पर सोशल मीडिया के तौर पर करते हैं, और ज़ाहिर तौर पर वहाँ पर जो एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है सभी देशों के लिए, वो इंग्लिश होती है। अब ज़्यादातर लोग, मैं यूँ कहूँगी कि लगभग 60 से 70% लोग अपना जो पोस्ट है वो हिंदी में शेयर करना पसंद करते हैं, और चूँकि ये कंपनियाँ बाहर की होती हैं, तो जब भी कीवर्ड या फिर मशीन लर्निंग जैसे कोई इनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली इंग्लिश पर काम कर पाते हैं बजाय हिंदी के। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इनका जो रिपोर्ट एनालिसिस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे वीक लगता है, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप नोटिस करेंगे जो भी यूजर्स अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं, तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आता। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसी फेक न्यूज़ दिखाई देती है या कोई ऐसा पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, तो उस पर रिजल्ट आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तब तक वो और ज़्यादा वायरल हो चुका होता है। तो इसी से पता चलता है कि जितना पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए, उतना फ़िलहाल नहीं है, और शायद यही एक एग्ज़ैक्ट रीज़न है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट नए-नए रूल्स इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए लेकर आ रही है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस अभी आ रहे हैं, उनसे इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल लग पाएगा। बाकी जहाँ तक बात है फेक न्यूज़ के लिए, तो मैं इसमें सोसाइटी को भी बराबर तौर पर ज़िम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल लूँगी यहाँ पर, कि जब भी हमको कुछ इस तरह से साइबर रिलेटेड कोई ऐसी खबर मिलती है जो फेक है, तो हम खुद अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। तो सिमिलरली जब कोरोना काल में इस तरह की चीज़ें आ रही थी, या आगे भी ऑब्वियसली आती ही रहेंगी, क्योंकि अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, तो यहाँ पर एक ज़िम्मेदारी उन प्रोफेशनलिस्ट की भी है जो अपने प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं। अगर दवाओं को लेकर कोई अफ़वाह आती है, तो उनको डॉक्टर क्लैरिफ़ाई करें, वो अपने बयान जारी करें। इसके अलावा मेरा कहने का अल्टीमेट मतलब यही है कि हर कोई हर एक खबर से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। अगर मेडिकल रिलेटेड है तो डॉक्टर्स कुछ अच्छा बता पाएँगे, साइबर रिलेटेड है तो हम बता पाएँगे, पुलिस बता पाएगी। तो जो अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, एट लीस्ट वो सामने आएँ। और अगर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कोई खबर अगर उनके पास आई है और वो श्योर नहीं है कि ये खबर सही है या गलत है, तो लोग तत्काल उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। वो खबर आप उन तक पहुँचाएँ, उनसे पूछें कि क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो
कह देते हैं कि सही है तो फिर आप बिल्कुल इसको बेशक आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये गलत है, अफवाह है, तो सिर्फ वहीं आप मत रुकिए जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है। आप बिल्कुल से इसकी उसको बैक ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए और सबसे ही कहिए कि हमको जैसे ही पता चला कि ये खबर गलत थी, आप भी आगे उनको बताइए जिन्होंने आपको भेजा था, और वापस से इसको पूरा बैक ट्रैक करके लोगों तक वो क्लैरिफाई किया जाए, सोशल मीडिया पे आगे इसको पोस्ट किया जाए कि इस तरह की खबरें आगे शेयर ना की जाए। तो एक यूनाइटेड एफर्ट के थ्रू ही कहीं ना कहीं चीजों पर फिलहाल लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा मोनाली जी आपने कि हम पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि ये पोस्ट फेक है तो हम इसके आगे कोई स्टेप नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि ये फेक है, ये बात हम तक पहुंच गई है कि ये फेक है और हम यहीं रुक जाते हैं। लेकिन हम सभी को इस पोस्ट को भेजने वाले से लेकर उस इनिशियल स्टेप तक जाना चाहिए जहां से इस फेक न्यूज़ को शुरुआत की गई थी। डॉक्टर सत्यकांत, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो था ही, जागरूकता का अभाव भी था, लेकिन ऐसा समय चल रहा था कि लोगों के पास समय नहीं था कि वो फैक्ट चेक करें, और कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हम मान सकते हैं कि लोगों को उस समय जो ठीक लगा लोगों ने किया। अगर कोई पोस्ट पढ़ी जिसमें कहा गया कि आप काली मिर्च खाएं और उससे कोरोना से निजात मिल सकती है, तो लोगों ने वो किया, क्योंकि उस समय शायद वो मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो फैक्ट चेक करें, या डर इतना ज़्यादा था, जागरूकता का अभाव भी था। क्या ये बात एक मुख्य कारण मानी जाए कि लोगों के पास समय नहीं था और समय अनुसार जो ठीक लगा उन्होंने किया? पहले उत्तर को यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि विज्ञान जब कमज़ोर दिखाई देगा तभी अंधविश्वास घर करता है, तभी मिस इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ना भी पसंद करते हैं, और जो भी हमारे पास आता है कम से कम हमें लगता है कि कुछ नहीं है तो हम ये ही मान लें। तो यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए कि जैसे कि दूसरी लहर अब काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है, ऑलमोस्ट केसेस काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहे हैं। हमें इस समय का उपयोग करना होगा कि जो तीसरी संभावित लहर है या केसेस बढ़ने की संभावना है, यहाँ पर हमें काम करना होगा। आप देखिए कि मैं भी आपसे तभी बात करूँगा जब दूसरी लहर अपने पीक पर होगी। क्यों नहीं हम ये जो शांत अवस्था है, जो शांत पीरियड है, वहाँ पर एक्टिविस्ट, वहाँ पर मीडिया, वहाँ पर अखबार ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हड़बड़ाहट थी, समय नहीं था, लेकिन अभी समय है। जो हो गया वो हो गया, अब हम वहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इतिहास से सीख लेते हुए आज की डेट से हम काम करें तो तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर के पहले हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं और इसका बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया जा सकता है अभी से अगर हम करते रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ही हमारे एफर्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं। हम समझाने की कोशिश तभी करते हैं जब समस्याएं बढ़ी हुई होती हैं या बड़ी होती हैं। अभी अगर हम प्रिवेंशन के तौर पर अभी से सब कुछ करते रहें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। और जैसा कि बंसल न्यूज़ में ही हमारी बात हो रही थी कि स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में अभी से हम काम कंटिन्यूअस रखें, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं मान लें कि वो चला गया है, क्योंकि लॉकडाउन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो दो धारी तलवार है। लॉकडाउन आप देखिए कि जब लहर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाने से वो धीमा हो जाता है। लेकिन यही लॉकडाउन उसके बेस का काम करता है, वही जन्मदाता का काम करता है, लहर का। क्योंकि लोग अब बेफिक्र होकर के निकलते हैं, और जैसा कि कोरोना का नियम है कि अगर सब सुरक्षित होंगे तभी मुझे लगता है काम बन पाएगा। अगर एक केस भी बचा है, दो केस भी बचा है जो कैरियर है, तो उससे स्प्रेडिंग का चांस बढ़ सकता है। क्योंकि आप देखिए कि वैक्सीन लगना निश्चित तौर पर एक बहुत ही प्रभावी मेथड है, वो हमारी तीव्रता को कम करेगा, लेकिन इन्फेक्शन का चांस फिर भी बना रहेगा। तो हमें अलर्ट हमेशा रहना है। अगले 2 साल तक, 3 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि 2024 तक हम इससे सफ़र कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमें एक अभियान के तौर पर मुझे लगता है इसे चलाया जाना चाहिए कि लोग हमेशा जागरूक रहें। बिल्कुल डॉक्टर सत्यकांत, और अगर बात की जाए कि इस बात का विकल्प क्या है, जैसे फेक न्यूज़ जो है वो आगे बढ़ती है और जब तक इसका एक तरह से कहा जाए साइंटिफिकली प्रूव नहीं मिलता है, लोग फिर भी उन बातों को मानने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जागरूकता का अभाव हमने माना। तो इसका क्या और विकल्प है कि लोग किस तरह से खुद को मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग करें या इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएं, किस तरह से लोग खुद को जागरूक रख सकते हैं कि वो इन फेक न्यूज़ के चंगुल में ना आए? देखिए, यहाँ पर विवेक से जुड़ा हुआ मामला है कि हम किसी भी विषय में जो बात है उसकी प्रामाणिकता को चेक करें। आप देखिए कि यहाँ पर प्रिंट मीडिया का अगेन बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता की बात आ रही है कि हम हमेशा
भरोसा करें कि जो प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है उसको हम देखें, डॉक्टर्स की सलाह लें, जो अधिकृत डॉक्टर्स हैं। व्हाट्सएप में कोई भी जो मैसेज आ रहा है वहाँ पर धीरज रखें, क्योंकि वो फेक हो सकता है और कई बार बड़े लच्छेदार लैंग्वेज में लिखा होता है, कई बार डॉक्टर्स के नाम के साथ में भी वो हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो जी। और कोरोना के विषय में हम बात करें, अगर हम केवल कोरोना तक ही स्टक रहना चाहते हैं शुभांगी, तो आप देखिए कि 3-4 बातों के अलावा कोई नई बात नहीं आने वाली है। हमें प्रिवेंशन के लिए कोई नई बात नहीं आने वाली है, हम उस पर ही स्टक रखें। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आपके काम की है ही नहीं, और जो हैं भी वो डॉक्टर्स के काम की हैं, वो जो प्रशासन के लोग हैं उनके काम की है। आम जनमानस के लिए सिर्फ 4 बातें हैं कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें अपने सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मास्क लगाना है और अपनी बारी पर वैक्सीन लेना है। ये हमको इन 4 बातों के अलावा 5वीं बात आम जनमानस के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और लक्षण आने पर डॉक्टर्स को दिखाना है। तो अगर हम इस पर स्टक रहेंगे तो सरकार का भी काम आसान होगा, आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और पूरे परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि अनावश्यक रूप से गूगल ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन रहा है। इस समय हमारे पास शुभांगी इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जो लोग 2-3 महीने पहले ठीक हो चुके हैं कोरोना से, वो उनको सिर में फेस पे कहीं जरा सा सेंसेशन होता है, वो बोलते हैं हमें म्यूकर हो गया। बहुत सारे लोग तो सीटी स्कैन करवा के आ रहे हैं कि हमें म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, हो तो नहीं जाएगा। ऐसे गूगल से पढ़ पढ़ करके वो और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो जो सूचनाओं का जो इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पर, ब्रेन की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए फेक न्यूज़ का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है। तो हमें एक फिल्टर बनाना होगा कि कितना हमें जानना है और क्या नहीं जानना है। तो शुभांगी, ये विवेक से जुड़ा हुआ मामला है, केवल सरकार को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैडम गुहा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विषय विशेषज्ञ आगे आकर के उन्हें पता चला कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई समाज में, तो हम आगे आए, जिसका जो फील्ड है वो आगे आकर के अपने शहर की, अपने जो भी उसका सोशल ग्रुप है उसकी वो जिम्मेदारी ले और फॉरवर्ड आकर के बोले कि ये बात गलत फैल रही है, आप इस पर बिलीव नहीं करें, इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए डॉक्टर सत्यकांत के एक्सपर्ट्स को आगे आना चाहिए और उनको इन पोस्ट को फिल्टर करना चाहिए। मोनाली जी, अगर हम बात करें हमारे देश की, तो यहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए उतना रेवेन्यू नहीं आ पाता कि जो कंपनीज हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो ये सोशल मीडिया पोस्ट को फिल्टर करती हैं या मॉनिटर करती हैं, वो ज़्यादा लोगों को रख पाएँ या अपनी टीम को मजबूत कर सकें। कहीं ना कहीं रेवेन्यू की कमी भी एक मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ जो ये मॉनिटरिंग का सिस्टम है ये वीक है। आप मानती हैं इस बात को? ये मुझे एक तरीके से एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि आप देखिएगा, इसका एक जनरल एग्जांपल मैं लूंगी कि अगर कोई ये टाइप करता है अपने फोन पर गूगल पर कि उसको 20,000 के अंदर कोई मोबाइल फोन चाहिए, तो हर सोशल मीडिया उसका एडवर्टीजमेंट दिखाने लगती है। लेकिन जब बात आती है कीवर्ड फिल्टरिंग की या लोगों को अवेयर करने की, चीजों को ब्लॉक करने की, तो फिर वहां पर ये पीछे हट के कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। यहाँ पे चीज सिर्फ इतनी है कि उनको केवल वहीं तक मतलब है उन कंपनीज को जहां तक उनको अपनी सर्विसेज से कोई लाभ हो रहा है। ये जो फेक न्यूज खबरें फैलती हैं उससे कंपनी का कोई ऐसा उनको लॉस नहीं दिखाई देता, और इसलिए वो इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करती हैं। तो मेरा जहां तक मानना है वो ये है कि कंपनीज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है लोगों के बीच में, और उसके माध्यम से अगर कोई फेक न्यूज फैल रही है, तो वो खुद से उसको अपनी जिम्मेदारी समझे, उसके फिल्टरिंग के लिए वो प्रोसेस करे। और सबसे बड़ी चीज, यदि किसी एक पर्टिकुलर खबर को लेकर या किसी लिंक को लेकर या किसी पोस्ट को लेकर 10-15 से ज्यादा लोग अगर उसी चीज को रिपोर्ट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हर सोशल मीडिया को उस पर्टिकुलर पोस्ट को बहुत ही प्राथमिकता से लेना चाहिए। और इसके लिए एक पर्सनल सजेशन मेरा यही है कि क्यों ना ये जो जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये कुछ एक्सपर्ट के पैनल्स को अपने साथ में एज अ कोऑर्डिनेटर या तो हायर करें, या तो उनको एक तरीके से उनका एड हॉक सर्विसेज लें कि जिस भी इस तरह की अगर खबरें आती है तो वो एक बार उन एक्सपर्ट्स तक उन खबरों को पहुंचाएं, वो फिर जब वेरीफाई कर दे तब फिर उनको वो आगे पब्लिश करें। तब तक कि उस समय के लिए उनको रोक दिया जाए, इससे वो खबरें फैलने से भी रुकेंगी, प्लस एक उनको एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स के थ्रू जब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो पब्लिक भी उसको आगे भरोसा कर पाएगी। इसके अलावा अब चूंकि तीसरी लहर आ रही है, तो वहां के लिए एक अच्छा सजेशन ये हो सकता है कि ज्यादातर जो खबरें फैल रही हैं वो सेहत को लेकर ही हैं और इम्यूनिटी बूस्टिंग को लेकर है बेसिकली। तो क्यों ना इसमें ऐसा किया जाए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनजीओज हैं वो कुछ ऐसे डॉक्टर्स को और ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स की टीम बना लें और सोशल मीडिया के जरिए लगातार प्रोग्राम्स करवाएं। जब भी कोई ऐसी कोई फेक न्यूज सामने आती है तो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाकर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और खासकर के जो भी न्यूज चैनल्स हैं, जैसे कि अभी बंसल न्यूज ये जो प्रोग्राम कर रहा है, इस तरीके से सारे न्यूज चैनल एंड मीडियाज को इन पर्टिकुलर फेक न्यूज पर नजर रखते हुए एक्सपर्ट्स के लगातार प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, ताकि लोगों को तुरंत में वो सारी चीजों का फैक्ट पता चलता जाए और वो उनको आगे फॉरवर्ड ना करें और खुद भी सुरक्षित रहें।
बिल्कुल मोनाली जी, सही कहा आपने। डॉक्टर सत्यकांत, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि हमने कहीं न कहीं कहा कि लोग फैक्ट्स चेक नहीं करना चाहते हैं या फिर एक एक्सपर्ट पैनल नहीं है हमारे यहाँ जो लोगों के लिए इन पोस्ट को फ़िल्टर करे। लेकिन कहीं न कहीं एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि डॉक्टर्स और मरीज़ों के बीच में भरोसा किस तरह से डेवलप किया जाए कि लोग अपने डॉक्टर से सलाह पहले लें और इन फेक न्यूज़ या फेक पोस्ट पर बाद में भरोसा करें? देखिए, मैं आपसे ये बंसल न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स और पेशेंट की जो खराब रिलेशनशिप है वो इस डिकेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आएगी। बिल्कुल। इसके दोनों ही पक्षों में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। कारण ये है कि आप खुद डॉक्टर के पास में जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि डॉक्टर्स को हमेशा आपको ठीक करके ही अच्छा फील होता है। उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो आपकी खराब तबीयत में कभी पूरी नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि हम गूगल से पढ़ करके या हमारे कोई रिलेटिव्स बता रहे हैं जो कि गैर वैज्ञानिक बातें हो सकती हैं, तो गैर वैज्ञानिक बातों की धारणा की पुष्टि के लिए हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। वहां पर रिलेशनशिप काफ़ी खराब होता है। तो हमें यह समझना होगा कि एक सामने जो व्यक्ति है वो एक्सपर्ट है, जिसके पास हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही काम करेगा। और अगर ये भाव नहीं है तो ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन होगा और हमें निगेटिव सोचने के लिए, इन्वायरमेंट खराब करने के लिए कुछ ना कुछ बातें जरूर हम सामने निकाल पाएंगे। तो जो ट्रस्ट की कमी है वो बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि इस लहर में संवाद का जो समय था वो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में काफ़ी कम रह पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, विषय विशेषज्ञ काफ़ी कम हैं, एक डॉक्टर पे बहुत सारे लोड हैं। तो इसकी वजह से जो संवाद का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में वो हम अपनी धारणाओं के कारण उस पर मिसट्रस्ट करते हैं और वो कई बार हिंसा के रूप में या दूसरे फॉर्म्स में सामने आता है। तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि हम जिस डॉक्टर के पास में जाएं पूरा उसके ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको अनसेटिस्फैक्शन होता है तो आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी धारणाओं की पुष्टि के लिए डॉक्टर्स के पास में मत जाइए। डॉक्टर्स के पास में जाना है तो वो आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सत्यकांत, एक बात आपने यहाँ सही कही कि लोगों को जितनी भी धारणाएं हैं उनको क्लियर करने की बजाय अपनी बीमारी से जुड़ी जो भी बात है उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये भरोसा इसलिए भी नहीं बैठ पाया मरीजों और डॉक्टर के बीच क्योंकि समय का अभाव था। मोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक साइबर एक्सपर्ट हैं आप, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरह से पोस्ट की बाढ़ है, फेक पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, कोरोना काल में फेक पोस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोगों को ऐसी क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? साथ ही साथ फैक्ट चेक की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई साइट है जहां पर लोग जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं या उस पोस्ट से जुड़ी बातों को की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं लोगों को यही कहूँगी कि अब चूँकि तीसरी लहर की बात चल रही है, तो सबसे पहले आप अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा करें। चूँकि वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही हैं, तो जब भी आपका नंबर आता है, प्लीज़ आप जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। वैक्सीन को लेकर ही सबसे ज़्यादा फ़ेक खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, तो कृपया आप उन पर भरोसा ना करें। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 2 साल में डेथ हो जाएगी। मतलब इस तरह की खबरें सुनकर शायद कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी एक बार डर जाएगा। तो इस तरह की अगर आपको कोई खबरें मिलती भी हैं, तो आप उनको तुरंत रिपोर्ट करें। मैं इन प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो इस तरह की खबरों को अपने वेब पेज पर पोस्ट कर देते हैं, प्लीज एक बार आप भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि इस तरह की खबरें अगर आप मास पॉपुलेशन में पहुंचाते हैं तो उसका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। अगर कोई कमजोर मानसिकता का व्यक्ति है और अगर वो इस तरह की कोई खबरें पढ़ता है, हो सकता है कि उसको सीधे तौर पर उसकी सेहत पर इसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाए। तो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो भी लोग हैंडल कर रहे हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म को जो भी लोग हैंडल कर रहे हैं, प्लीज सेहत से जुड़ी खबरों को लेकर पोस्ट करने के पहले आप सभी लोग एक बार जरूर सोचें। दूसरी बात यह है कि जब तक लोग खुद श्योर ना हो जाएं कि ये खबर सही है या नहीं है, तब तक आप उसको आगे पोस्ट ना करें। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट के सोर्सेज पर भरोसा करें। आप जो भी खबर सर्च करते हैं उसके आगे आप गूगल पे टाइप करके PIB लिख दें, या फिर जो भी न्यूज एजेंसीज हैं लाइक ANI, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स होते हैं। और बेहतर है कि आप गवर्नमेंट की साइट पर जाकर चेक करें। अगर वो खबर आपको वहां पर मिल जाती है, पुष्टि हो जाती
आती है, उस फील्ड से रिलेटेड किसी मिनिस्टर की बाइट आती है, या उस पर्टिकुलर चीज को लेकर किसी डॉक्टर की या किसी डायरेक्टर की बाइट आती है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, तब आप उसको ऑथेंटिकेटेड समझें। इसके जी अलावा यदि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं यही कहूंगी कि बजाय आप कहीं और सर्च करने के फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास ही जाकर पूछें, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर और सटीक सलाह कम समय में आपको और कोई नहीं दे पाएगा। बिकॉज इंटरनेट की भी मैं एक चीज बता दूं, गूगल पर आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि सब कुछ एकदम सही हो। जी कुछ ऐसी वेबसाइट्स का एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप सर्च करेंगे तो वो चीजें पहले सामने आएंगी। अब ये भी हो सकता है कि उसमें जानबूझकर गलत जानकारी डाली गई हो, तो गूगल बिल्कुल पर भी एकदम से आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिल्कुल मोनाली जी, बहुत सही बात कही आपने कि हमें एक्सपर्ट की सलाह पहले लेनी चाहिए और उस बात की तह तक जाना चाहिए, उसके बाद ही उस पोस्ट पर भरोसा करना चाहिए या उस पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कोरोना काल में इन फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी सतर्क रहें और कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले उसके तथ्यों को जानें, उसकी सच्चाई को जानें, उसके बाद ही उसे फॉरवर्ड करें। तो इस खास पेशकश में आज इतना ही और कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।